ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सरकार के खिलाफ टीम अन्ना के अनशन की। राहुल जी, आप कह रहे थे कुछ। मैं ये कह रहा था कि अनशन से या फिर आंदोलन से किसी ने अपने आप को दरकिनार नहीं किया है। हर व्यक्ति आज भी इस आंदोलन के साथ जुड़ा है। मैं फिर से सभी सुनने वालों को और आप सभी को कहना चाहूंगा, जब जब अन्ना जन लोकपाल बिल के लिए हुंकार भरेंगे, हम सभी लोग जन लोकपाल बिल के लिए जुड़े थे कि एक अच्छा कानून बने, लेकिन इसलिए नहीं जुड़े। एक बात छोटी सी बात है, मेरी तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल डिक्टेटर हैं, दूसरी तरफ आप एक ही व्यक्ति का नाम लिए जा रहे हैं कि हम सिर्फ उन्हीं के साथ जुड़ सकते हैं। मैं उसी पर ही आ रहा हूं। जन लोकपाल बिल के लिए सब लोग जुड़े, चाहे उसके लिए अरविंद ने आवाज की, चाहे अन्ना ने की, चाहे किरण बेदी ने की, चाहे किसी ने भी आवाज की, सब जन लोकपाल के लिए जुड़े। लेकिन एक मिनट में उसी पे आ रहा हूं। लेकिन अगर उसी टीम में से कोई एक अलग विचारधारा लेके आ जाए, जिसके कोई सर पैर ना हो, जिसका कोई बेस ना हो, क्योंकि आप ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि क्या कोई भ्रष्टाचारी अपने खिलाफ एसआईटी बिठाएगा। हम मांग कर रहे हैं, बिल्कुल होनी चाहिए, एसआईटी होनी चाहिए, लेकिन जो प्रोसेस है, जो इजी प्रोसेस है, जो इफेक्टिव प्रोसेस है, वो क्यों ना अपनाया जाए। वाई टू सिट ऑन अनशन कि मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा अगर खिलाफ अनशन नहीं। तो क्या मैं एक बात कहना चाहूंगा, तो क्या कोई भ्रष्टाचारी नेता अपने खिलाफ जन लोकपाल बिल बनाना चाहेगा? क्या वो बनाएगा? नहीं, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा। मुझे लगता है आंदोलन और अनशन करने का हक हर इंसान को होना चाहिए, चाहे वो अरविंद बिल्कुल कोई भी केजरीवाल साहब हों, लेकिन साथ साथ केजरीवाल साहब की आलोचनात्मक दृष्टि से देखा भी जाना चाहिए। ठीक है, ये समझना जरूरी है कि अनशन से आपको एटलीस्ट उसका मुद्दा क्या है, उसकी आपका आउटकम क्या है। अगर आप लोगों की सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो लोग आपके साथ किसी आशा के साथ आते हैं कि आप, मैं सपोर्ट करने जा रहा हूं तो इससे की आउटकम निकलेगा। इस आउटकम की कोई डेफिनेशन, कोई एक टाइमलाइन तो हो। इसकी कोई टाइमलाइन तो किसी की कुछ भी नहीं हो सकती। मुझे नहीं लगता कि आंदोलन टाइमलाइन पे तय कर सकते, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आंदोलन तो स्वतः स्फूर्ति से निकलते हैं। मुद्दों को टाइमलाइन की बात कर रहा हूं। इसमें मैं एक बात जो इनकी बात से निकलती है, और इन्होंने भी संकेत दिए हैं कि एक आंदोलन, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, गांधी के स्वराज आंदोलन, देश को आजाद कराए, विनोबा भावे का कितना बड़ा हमारे सामने एक मिसाल है। एक, मैं स्थगित करने नहीं कहता कि आंदोलन चला फिर रुक गया, फिर चला फिर रुक गया, फिर हम फिर विचार किए, तो उससे उसकी जो मारक शक्ति है, ये जोड़क शक्ति है, जोड़क शक्ति है, जैसे ये कह रहे थे कि लोगों को साथ लेके जोड़ने की ताकत है, वो थोड़ी बिखरती है। लेकिन उनकी जो जोड़क शक्ति है, उसमें एक जो अहम नुकता वो ये है कि वो एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने की बात कर रहे हैं कि हमें ऐसा बिल्कुल करना है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है भ्रष्टाचार। इसमें जैसे ललन ने शुरू में कहा कि जो हमारी सामाजिक भीषणता है, शुरू में बहुत सारे लोग अलग अलग बैकग्राउंड वाले आए, जैसे शर्मिला अरोन ने आके हमायत की, मोदी ने हमायत की, इवन माओइस्ट जो तरफ के लोग हैं उन्होंने हमायत की। लेकिन अब धीरे धीरे उनकी जो हमायत है और उनकी जो डेफिनेशन है भ्रष्टाचार की, चाहता हूं ये समीचीन होगा कि नहीं होगा इस बहस के लिए, लेकिन मैं जोड़ना चाहता हूं, जैसे एक अन्ना समिति के, अन्ना आंदोलन के एक व्यक्ति किसी एक मुद्दे पे जहां हम बहुत ज्यादा विकार पाल के रखते हैं, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में बात करते हैं, अलग थलग पड़ जाते हैं, उनकी पिटाई हो जाती है। मुझे लगता है यही अन्ना आंदोलन की कमी है, क्योंकि वहां पे अगर एक सज्जन प्रशांत भूषण किसी चीज पे से लेते हैं, उनसे दुराव हो जाता है कि वी डोंट हैव एनी कनेक्शन। तो मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन विचारधाराओं का समन्वय होता है, बहुत तरह की विचारधारा होती है, वहां पे थोड़ा सा आंदोलन कुंद पड़ता है। मेरे जैसे आदमी, ललन जी ने कहा वो 100% सत्य है। अगर कोई डिफरेंसेस हैं, देखिए इतना बड़ा आंदोलन में ये 5 लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट थे, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे जी, किरण बेदी जी, आप इंपॉर्टेंट लोग थे। अगर आप देश की जनता को ये दिखाएंगे कि हमारे विचार एक जैसे नहीं है, तो आंदोलन ने गति कम करी है, इसमें भी दो राय नहीं है। ये आंदोलन बिल्कुल खत्म होने के कगार पे भी पहुंच जाएगा। अगर आपस में कोई डिफरेंसेस हैं, हमें बंद कमरे में बैठ के ये बातें करनी चाहिए। सिर्फ डिफरेंसेस का मसला नहीं है, जो भ्रष्टाचार की हमारी व्याख्या है उसका भी मसला आएगा कि वो क्या इतनी ही कीमत रहेगी। जो डिमांड रखी गई है, भाई साहब ने पहले भी कहा, अगर एसआईटी हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ, भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई हो, कोर्ट्स पहले भी ऐसे हजारों मैटर्स कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। आपके पास सबसे बड़ा एग्जांपल है कि सरकार ने, आज की वर्तमान सरकार ने सील्ड इन्वेलप में उन 25-26 लोगों का नाम दिया जिनका काला धन पड़ा है।
क्या कोर्ट ने उसको जागिर किया? क्या कोर्ट ने उसको पब्लिकलाइज किया? मेरा क्वेश्चन है एसआईटी की मांग उठी है, कौन बिठाएगा एसआईटी? सरकार खुद बिठाएगी? मेरा सबसे पहले क्वेश्चन आप सभी से यहाँ बैठे हुए हैं, क्या 15 दागी मंत्री जिनके खिलाफ बात हो रही है, क्या वो अपने खिलाफ एसआईटी बिल्कुल भी नहीं बिठाएगी? अगर वो एसआईटी नहीं बिठाएंगे सरकार, अरविंद अपनी कुर्बानी क्यों दे? अरविंद अपनी कुर्बानी क्यों दे? ललन जी एक मिनट में बात रखा हूं। सरकार हमेशा जनता की आकांक्षाओं में खरी नहीं उतरती है, लेकिन जनता आंदोलनकारी अपना आंदोलन छोड़ दें। मुझे लगता है वी आर नॉट अपीलिंग टू गवर्नमेंट, वी आर अपीलिंग टू द पीपल। पीपल मींस जनता, जन आंदोलन को अपील कर रहे हैं। तो एसआईटी की मांग करना, ऐसी बहुत सी मांग करना, मैं तो कश्मीर के मुद्दे पे भी मांग करना उनका राइट है। एसआईटी की मांग से मना नहीं हो रहा है, आप समझने की कोशिश कीजिए। एसआईटी की मांग से मना नहीं हो रहा है, लेकिन आप जिनसे मांग कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि वो बिठाएंगे? अगस्त उन्हीं से मांग कर रहे हो अगस्त के पहले कभी नहीं लगता था कि पार्लियामेंट रात तक चलेगी, लेकिन वो घटना घटी, वो ऐतिहासिक घटना घटी क्योंकि आंदोलन की ताकत थी। वो देखिए, अन्ना हजारे जी अनशन पे बैठे, अन्ना जी ने कहा कि मैं अनशन करूंगा और तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक जन लोकपाल बिल पास ना हुआ। जन लोकपाल बिल क्या पास हुआ? अनशन खत्म करना पड़ा। लेकिन वो एक हिस्टोरिक बात है कि एक कमेटी बनाएगी जिसमें 10 लोग पार्लियामेंट से, उसके बाद भी धरने हुए, अन्ना जी के नेतृत्व में धरने हुए, लेकिन क्या अभी तक जन लोकपाल बिल बना? अगर ये कहना कि नहीं ये चीज हमें 100% दो, हम तभी बैठेंगे, फिर तो सरकार आपको कुछ देने नहीं। लेकिन वो अपने आप में एक प्राप्ति तो पक्की मानी जाएगी कि कमेटी में 5 लोग अगर बाहर से आते हैं जो पार्लियामेंट से नहीं है। राहुल, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, इस आंदोलन ने बहुत बड़ी एक दिशा दी है। हर व्यक्ति को यह समझाया है कि अगर कहीं पर कोई भी एक ऐसी चीज जो आम आदमी को छूती है, अगर आप इकट्ठे होकर आओगे तो सरकार को या किसी को भी आप अपनी बात सुना सकते हो। और सुनाने के बाद आप उनसे ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप उनकी बात को पूरा किया जाए। लेकिन डिक्टेटरशिप या फिर कोई भी एक ऐसी चीज जो कि पॉसिबल नहीं है या फिर उसका कोई वे आउट दूसरा है, उसको अगर आप डिक्टेट करना शुरू कर दोगे तो वो किसी के वो एथिकल चीज। इस बात में मैं ऐड करना चाहूंगा, अन्ना जी जब पहली बारी अनशन पे बैठे तो बार बार ये न्यूज आई, सबने कहा, अरविंद जी ने कहा, किरण जी ने कहा, हमने तो अन्ना जी को मना किया था बैठने के लिए, आप अनशन मत करिए। लेकिन अन्ना जी नहीं माने, तो क्या इसका मतलब अन्ना जी डिक्टेटर हो गए? क्या अन्ना जी हिटलर? और आप जो बात कर रहे हो, मैं इस मूवमेंट के पूरे से रहा हूं और जरूर से इस मूवमेंट से काम कर रहा हूं। मैं इस मूवमेंट के खिलाफ नहीं है, मैं इस मूवमेंट के खिलाफ नहीं हूं, इस पूरे मूवमेंट के साथ आज भी दिल के साथ जुड़ा हूं। और मैं यहां पर इसलिए नहीं बैठा हूं कि मैं मूवमेंट के खिलाफ बात कर रहा हूं, मैं अरविंद के बारे में बात कर रहा हूं। अरविंद अपनी जान की बाजी क्यों दे और ऐसी डिमांड क्यों रखे जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। जन लोकपाल बिल पॉसिबल। जब जनता के पास जाकर पॉलिटिक्स की जाती है, जब जन आंदोलन खड़े किए जाते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की, और हम एसआईटी मांगना ठीक है, एसआईटी मांगना ठीक है, लेकिन उन्हीं से मांगना जो कि खुद भ्रष्टाचारी है वो गलत है। जन लोकपाल बिल को भी छोड़ देना चाहिए। मुझको लगता है हम एक तरह से लोकपाल विधेयक के मसौदे की तरफ पहुंच गए। अब देखिए उसमें सीबीआई, कितने विवाद थे दोनों पक्षों में कि सीबीआई आपके महतहत रहे या न रहे, प्रधानमंत्री उसके तहत आए ना आए। तो ये जो बात अभी बात चल रही थी वो ये है कि जो उसका थ्रस्ट कायम हुआ है, अब पार्लियामेंट की विशेष बड़ी देर तक कार्रवाई होती रही, जरूरत इस बात की कि उसको और आगे ले जाया जाए। मैं एक और मुद्दा इसमें जोड़ता हूं, अब स्वामी रामदेव वो भी आ गए। पहले ये लगता था स्वामी रामदेव अलग हैं, बाद में आ गए। इतने अच्छे आंदोलन के साथ एक जुड़ना कोई बुरी बात नहीं है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये कोई डिक्टेटरशिप की बात नहीं है। ग्रास रूट लीडर, अन्ना हजारे ग्रास रूट लीडर हैं, मैं तो उनको बहुत पहले से देखता पढ़ता रहा हूं। तो आपको पूरी आजादी है अपनी बात कहने की, अपने को अभिव्यक्त करने की और सरकार का विरोध करने की, अपनी चीजें मंशा करने की। तो मैं अभी भी ये समझता हूं कि इसको दिशाहीनता न भी कहें, लेकिन इस आंदोलन को सही पटड़ी पे ले जाने की जरूरत है। हाँ जी ललन, एक बात जो शुरू से होती रही है, एक आशंका रही है कि क्योंकि ये आंदोलन ढांचागत भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा है तो ये इसकी अपने आप में सीमा है। क्या वो सीमा अपने आप को प्रकट कर रही है या सिर्फ लीडरशिप का क्राइसिस है? मैं इसको दो तरह से देखता हूं। यदि एक समाजशास्त्री ढंग से इसकी आलोचना या व्याख्या की जाए तो कोई भी आंदोलन जब जन सैलाब को लेके आता है तो कहीं ना कहीं उसका एक मनोविज्ञान होता है। लोगों ने जुड़ाव महसूस किया, हर व्यक्ति को जल्दी होती है कि जल्दी से ये हो। साथ साथ मैं ये जोड़ना चाहता हूं, यदि इस आंदोलन को आगे जाना है तो कहीं ना कहीं इसको ज्यादा लोकतांत्रिक होना पड़ेगा, जनतांत्रिक होना पड़ेगा। प्रतीकों से काम नहीं चलेगा। अन्ना हमारे प्रतीक हैं, लेकिन अन्ना की ऊर्जा की एक सीमा है।
अरविंद केजरीवाल प्रतीक बन जाते हैं, पर अरविंद केजरीवाल के आंदोलन की यदि कोई आलोचना कर रहा है तो उस आलोचना से भी हमें सीखना चाहिए। मुझे लगता है कोई भी आंदोलन लंबे समय तक तभी सस्टेन कर सकता है और अपने रिजल्ट निष्कर्षों तक पहुंच सकता है यदि वो आलोचनात्मक दृष्टि का अपने अंदर समावेश करे। और अन्ना के आंदोलन की एक सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी सीमा यही रही है कि वो एक सैलाब तो पैदा कर दिया, लेकिन लगातार बहुत से मुद्दों पर उन्होंने अपने आप को ही बांट के रखा। मसलन जैसे कश्मीर का मुद्दा आया जो मुझे छू के जाता है, वहां पे उन्होंने एकदम अछूतों जैसे व्यवहार किया जो कि अपने आप में काफी निराशाजनक है। वहां पे हमें उम्मीद थी कि वो कहते कि ठीक है ये प्रशांत भूषण का मत है, लेकिन ये भी समाज का एक मुद्दा है, हमारे हमको छूता है, हमको बहुत ही टाची बना देता है, पर भी ये एक समस्या है, इस समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे, साथ में नॉर्थ ईस्ट का भी मुद्दा है, सबसे बड़ी जो करप्शन है वो अलग ढंग की है। अगर हम इस मूवमेंट को आगे लेके चलना चाहते हैं, अरविंद जी, जितने भी लोग हैं, अन्ना जी, ठीक है, अन्ना जी बहुत बड़े नेता है, उनके अंडर ये मूवमेंट होना चाहिए। आपस में आप बैठे बात करें, एक डेट्स आप डिसाइड करें, एक जो भी कोई आपका प्रवक्ता हो या जो भी बात करें, आप एक जैसी बात करें। अगर हम 5 लोग अलग अलग या 10 लोग अलग अलग बात करेंगे तो वो जो मूवमेंट की गति है वो बहुत स्लो डाउन हो जाएगी और उसको तेज करना। और मैं आपको बता देता हूं, जन लोकपाल बिल आप उन्हीं से लेना चाहते हैं जो भ्रष्ट हैं लोग। हमारा ये कहना है कि हम सांसद में भ्रष्ट लोगों को भेजते हैं, हम उन्हीं से मांग रहे हैं वो चीज, तो क्या वो देंगे? वो तो देने को लिए आपने देखा वो, हमने देखा वो ड्रामा, उसी के लिए तो जनशक्ति गौरव यहीं पे बात है कि जो प्रतिरोध होगा, जो राजनीतिक आंदोलन बनेगा वो जनता से बनेगा, जो जिनके हित हैं, जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो कभी भी अपने आपको देने वाले नहीं, आपके हवाले कोई चीज करने वाले नहीं, करने वाले। यही एक लोकतंत्र का तकाजा है, यह खूबी है कि जब उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता है तो दे कांट डू अवे एनीथिंग। देखिए सरकार के पास हजारों चीजें, लोकतंत्र का तकाजा है वो ये भी है कि कम से कम मुद्दों पे बहुत खुले दिल से बात की जाए। आप सभी आज की इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भ्रष्टाचार से पूरा देश त्रस्त है, शायद तभी पिछले साल टीम अन्ना के साथ जनसलाब जुड़ गया था। आज साल बाद मुद्दा उतना ही गंभीर है, लेकिन टीम अन्ना के तौर तरीके वो जन आंदोलन फिर से खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। शायद कहीं कुछ छूट गया है या फिर टीम लक्ष्य से भटक गई है। आज इतनी बातें एक साथ हो रही हैं कि असल मुद्दा कहीं गुमसा हो गया है। सवाल यह भी है कि क्या सरकार इस आंदोलन को विफल करने में सफल रही है या फिर ये आंदोलन अपने ही बोझ तले दब रहा है। इसी के साथ हम आज का प्राइम खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।